नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं पांच की बात में धर्म संसद और नफरती बोल की बात और उस पर चर्चा कुछ देर के बाद करेंगे। सबसे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर जो कांग्रेस से निकल के आ रही है कि कांग्रेस में शामिल होने से प्रशांत किशोर ने इनकार किया है। कांग्रेस नेतृत्व की पेशकश को नामंजूर किया है। कांग्रेस नेतृत्व ने जो पेशकश की थी उसे प्रशांत किशोर ने नामंजूर कर दिया। उन्हें यह मंजूर नहीं था कांग्रेस की शर्तों पर कांग्रेस में शामिल होना। कांग्रेस को नेतृत्व की जरूरत है, ये कहा है प्रशांत किशोर ने, और ये भी कहा है कि कांग्रेस को सामूहिक इच्छा शक्ति चाहिए। और इसके साथ ही ये साफ हो गया जो सस्पेंस बना हुआ था कि क्या कांग्रेस में जो एम्पावर्ड ग्रुप की बैठक हो रही थी, जो चर्चाएं हुई थी, प्रशांत किशोर ने जिस तरह से एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक लंबा चौड़ा वहां पे प्रस्तुत किया था, उसके बाद कांग्रेस के अंदर अंदर भी दो खेमे बटे हुए थे। एक वो गुट जो प्रशांत किशोर को यहां पे शामिल करना चाहता था और दूसरा वो खेमा जो इससे बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं था इस प्रस्ताव से। बहरहाल प्रशांत किशोर के सामने जो प्रस्ताव रखा गया कांग्रेस की तरफ से, उसे प्रशांत किशोर ने उसको नकार दिया है और इसकी जानकारी रणदीप सुरजेवाला ने दी। लेकिन साथ साथ अब प्रशांत किशोर ने इस पर ट्वीट किया है और आपको दिखाते हैं प्रशांत किशोर ने ट्वीट करके क्या लिखा है। प्रशांत किशोर ने ट्वीट करके कहा है कि मैंने कांग्रेस नेतृत्व के पार्टी में शामिल होने और ईएजी में चुनावों की जिम्मेदारी लेने के ऑफर को ठुकरा दिया है। मेरी राय में मेरे शामिल होने से ज्यादा कांग्रेस को नेतृत्व और सामूहिक इच्छा शक्ति की जरूरत है ताकि बुनियादी सुधारों के माध्यम से जड़ें जमाए बैठी संगठनात्मक समस्याओं को ठीक किया जा सके। हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुरदीप सिंह सपल, प्रवक्ता कांग्रेस। बड़ी खबर आ रही है ये सपल साहब, जो सस्पेंस बना हुआ था कि आखिर क्या होगा, कांग्रेस क्या चाहती है, प्रशांत किशोर को चाहती है नहीं चाहती है, वो बात और कर रहे थे, तो क्या हुआ, क्या प्रस्ताव था, प्रशांत किशोर ने को क्या मंजूर नहीं हुआ? नगमा जी, पिछले कई दिनों से लगातार चर्चा चल रही थी और सोनिया जी ने सीनियर लीडर्स का एक ग्रुप बनाया था जिन्होंने एक एक मुद्दे पर चर्चा की और चर्चा करने के बाद प्रशांत किशोर को एक प्रस्ताव दिया गया जो उनको उचित नहीं लगा और आज उन्होंने कहा कि ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इससे ज्यादा अब पब्लिक डोमेन में कहने के लिए कुछ नहीं है। पार्टी ने सीरियसली उन प्रस्तावों को देखा, उनमें मेरिट भी था और उस अपने पार्टी के संगठन के अनुरूप, अपने संगठन के ढांचे के अनुरूप उनको प्रस्ताव दिया जो आज उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। जी गुरदीप सिंह जी, लेकिन ये जो प्रस्ताव था, आपने कहा कि उससे ज्यादा पब्लिक डोमेन में बताने की जरूरत नहीं, और मैं समझ सकती हूं कि जो अंदरूनी जो भी चर्चाएं होंगी उसको सामने लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जो समस्याएं हैं, जो जड़ कर बैठी हैं, संगठनात्मक समस्याएं हैं कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस ये बात समझ रही है, कांग्रेस के लोग जो है वो इस बात पे विचार विमर्श करते रहे हैं, पर अब बाहर के लोग जैसे प्रशांत किशोर भी इस तरफ उंगली उठा रहे हैं कि कांग्रेस में एक अलग ही जरूरत है। वो कह रहे हैं कि मेरी जरूरत नहीं है, बुनियादी सुधारों की जरूरत है, कह रहे हैं कि सामूहिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। किस तरह की सामूहिक इच्छा शक्ति कांग्रेस में गायब है? ये सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, जो भी पार्टी होती है, राजनीतिक दल, वो ना केवल अपने नेताओं के प्रति बल्कि अपने देश के वोटरों के प्रति, नागरिकों के प्रति भी जिम्मेदार होती है। और कांग्रेस पार्टी इस बात को समझ रही है कि आज की हालत में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे हमें काम करना है और सामूहिक इच्छा शक्ति नहीं, सामूहिक नेतृत्व का जो पिछले दिनों हमने उदाहरण देखा है, लगातार ओपन खुले मन से पारदर्शी तरीके से इन विषयों पर चर्चा हो रही है। तो ये कांग्रेस पार्टी के अंदर सामूहिक इच्छा शक्ति का भी एक उदाहरण है और सामूहिक नेतृत्व का भी उदाहरण है जो आज हम सब ने देखा है। तो मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं उससे अलग हटकर कुछ अभी देश देख रहा है। देश देख रहा है कि सोनिया जी के नेतृत्व में इस समय लगातार कोशिश हो रही है कि कांग्रेस अपनी कमियों पे काबू पाए, जो रिफॉर्म्स करने हैं वो रिफॉर्म करे और कलेक्टिव लीडरशिप लोगों के सामने आई है जिन्होंने पूरे पारदर्शी तरीके से चर्चा की है, चर्चा करके एक निष्कर्ष पे पहुंचे। सपल साहब, पर ये लगता है कि ये कांग्रेस के लिए घाटा हुआ है, नुकसान है प्रशांत किशोर का नहीं आना? नहीं, किसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह के नफे नुकसान का जायजा नहीं कर सकती है। वो एक प्रस्ताव लेकर आए थे, उस तो प्रस्ताव क्या पे कांग्रेस पार्टी को इसका कुछ फायदा होता? और चुनाव रणनीतिकार हैं, चुनाव जिताने में बहुत सारे समय पे उनका एक अहम हाथ रहा है। कांग्रेस चाह रही थी कि वो शामिल हों, इसके ऊपर एम्पावर्ड कमेटी बनी थी, उसके अंदर भी दो तरह के गुट थे, एक कुछ लोग चाहते थे आए, कुछ चाहते थे नहीं आए, तो इसके फॉर एंड अगेंस्ट भी काफी विचार विमर्श हुआ है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये बात कहीं भी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से ऑफिशियली आई है कि फॉर एंड अगेंस्ट कोई ग्रुप था। सवाल था कि उन्होंने जो
रास्ता सुझाया था, उस रास्ते पे कांग्रेस पार्टी ने कलेक्टिव एम्पावर्ड ग्रुप कल बनाने की बात की थी और उसमें शामिल होने को कहा था, जो शायद उनको नहीं रुचा। बात इतनी सी। और जहां तक बात है कंसल्टेंट होने की, प्रशांत किशोर एक स्थापित कंसल्टेंट हैं और उनके खाते में सफलताएं भी और असफलताएं भी हैं। खुद कांग्रेस पार्टी के साथ या भी गोवा में तृणमूल कांग्रेस के साथ जो अनुभव है, तो कंसल्टेंट का भी एक रोल होता है आज राजनीति के अंदर। लेकिन कोई भी पार्टी जो है वो अपने पार्टी के स्ट्रक्चर के हिसाब से और अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से भी चलती है, तो इसमें कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। सवाल इतना सा है कि उन्होंने एक प्रस्ताव दिया जिसका सम्मान कांग्रेस पार्टी ने करते हुए उस पर खुले मन से पारदर्शी तरीके से सामूहिक रूप से चर्चा करके एक निष्कर्ष पे पहुंचे। उस निष्कर्ष से वो सहमत नहीं है, तो बात केवल इतनी सी है। जी, तो जिस निष्कर्ष पे कांग्रेस पार्टी पहुंची उस पर प्रशांत किशोर सहमत नहीं है, इसलिए प्रशांत किशोर शामिल नहीं होंगे कांग्रेस में। गुरदीप सिंह साहब, एक आखिरी सवाल इस मुद्दे पर, आपसे हम आगे बातचीत करेंगे दूसरे मुद्दे पे, लेकिन इस पर मैं ये समझना चाह रही हूं कि इसमें भी जैसे बहुत सारे मुद्दों पर देखा गया है कि कांग्रेस के अंदर में जाहिर है कि लोकतंत्र है और विचारों के मतभेद हो सकते हैं, पर प्रशांत किशोर को शामिल करने के लिए कुछ ऐसे नेता, पुराने ज्यादा जो सीनियर नेता थे, वो इस बात के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं थे। बहुत सारे लोग चाहते थे और लगता था कि शायद उनकी रणनीति से फायदा हो सकता है, पर उस पे जो इतना विचार विमर्श हुआ उसमें उनके लिए जो कहते हैं कि प्रॉस एंड कॉन्स है, तो जो नेगेटिव्स हैं वो क्या होती हैं अगर प्रशांत किशोर शामिल होते तो? क्योंकि इस पे काफी चर्चा हुई है। नगमा जी, मुझे लगता है कि देश को जो है ना वो मोदी जी के हिसाब से या बाकी और पार्टियों के हिसाब से चलने की आदत अब हो गई है कि एक व्यक्ति निर्णय लेता है और सब उसको फॉलो कर लेते हैं। उस निर्णय का असर सही हो गलत हो वो देश बाद में देखता है। कांग्रेस में ऐसा वाकई नहीं होता है। कांग्रेस में व्यक्ति के हिसाब से नहीं, उसके प्रपोजल के मेरिट से बात हुई थी और ये कहीं नहीं हुआ कि कोई स्प्लिट डिसीजन कोई कांग्रेस प्रेसिडेंट को कमेटी ने दिया हो। कमेटी एक एग्रीमेंट पे पहुंच के अपनी रिपोर्ट देती है कांग्रेस के प्रेसिडेंट को और उसके हिसाब से ये एक फैसला हुआ था। तो ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है पार्टी को चलाने की, ये लोग आजकल भूल चुके हैं, वो देख नहीं रहे हैं। तो जब कांग्रेस में वो देख रहे हैं तो थोड़ा अटपटा सा उनको लग रहा होगा, लेकिन सच ये है कि किसी भी राजनीतिक दल को चलाने के लिए यही प्रक्रिया देश में बेटर है, बजाय इसके कि एक व्यक्ति के फैसले पर, एक व्यक्ति की समझ के हिसाब से पार्टी चले। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी स्ट्रक्चरली उस प्रोसेस को यकीन करती है, उसके साथ चलती है। ठीक है, तो ये एक लोकतंत्र जो है उसका सबूत सामने आया है कि कांग्रेस में काफी इसके ऊपर मतभेद भी थे, चर्चा, विचार विमर्श, और उसके बाद जो सहमति बनी उसे प्रशांत किशोर ने नामंजूर किया। उनको उन शर्तों पे कांग्रेस में आना मंजूर नहीं था। तो सफल साहब हमारे साथ बने रहे, एक बहुत अहम मुद्दे पर हम आपसे बातचीत करेंगे, क्योंकि 5 की बात में हमारा जो आज का फोकस है वो प्रशांत किशोर की खबर आने के पहले हम ये चर्चा करना चाह रहे हैं। ये तो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई, लेकिन उसके पहले हम बात करना चाह रहे थे कि उत्तराखंड के रुड़की में जो कल होने वाली धर्म संसद है उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज चेतावनी दी है और यह बड़ी गंभीर बात है। कहा है कि हेट स्पीच नहीं रोकी गई तो इसके लिए रुड़की में मुख्य सचिव जिम्मेदार होंगे। ध्यान रहे कि यहां पे कल होना है धर्म संसद को। तो आइए सबसे पहले आपको एक ग्राफिक्स के जरिए दिखा दें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने, अदालत ने क्या कहा है, रुड़की धर्म संसद पर क्या चेतावनी दी है। तो अदालत ने यह कहा है कि कल उत्तराखंड के रुड़की में धर्म संसद होनी है। अगर इसमें हेट स्पीच हुई या हेट स्पीच नहीं रोकी गई तो मुख्य सचिव इसके लिए जिम्मेदार होंगे। हम मुख्य सचिव को कोर्ट में तलब करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है। हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस दी गई हैं, उसका पालन करना जरूरी है। हेट स्पीच रोकने के लिए तमाम जरूरी कदम उठाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव से हलफनामा देने के लिए कहा है। आखिर सुप्रीम कोर्ट को धर्म संसद के मामले में दखल देने की जरूरत क्यों पड़ी है? यह सोचने वाली बात है कि धर्म संसदों में ऐसा क्या हो रहा है कि कोर्ट को चेतावनी देनी पड़ रही है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि यहां पे किसी तरह की नफरती बोल ना बोले जाएं। आइए आपको याद दिला दें कि क्यों ये चेतावनी देनी पड़ी है, कहां कहां इसके पहले नफरती बयान दिए गए हैं। हरिद्वार में धर्म संसद हुई 17 से लेकर 19 दिसंबर 2021। यति नरसिंहानंद ने इसमें विवादित बयान दिया, कहा धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाया जाए, मुस्लिम प्रधानमंत्री न बनने दें, साथ साथ धर्म की रक्षा पर उन्होंने नफरत के बोल बोले। 19 दिसंबर 2021 दिल्ली में धर्म संसद हुई। फिर 25-26 दिसंबर 2021 रायपुर में धर्म संसद होती है, जिसमें कालीचरण ने महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए।
तो ये धर्म संसदों में लगातार हो रहा है। ऊना में धर्म संसद हुई 17 और 18 अप्रैल को। अभी 2022 के 17 और 18 अप्रैल, कुछ दिनों पहले यति नरसिंहानंद, जो पहले हरिद्वार मामले में जो बेल पे बाहर थे, उन्होंने एक बार फिर से भड़काऊ भाषण दिया और उनको कहा भी गया कि इसी शर्त पे जमानत दी गई है कि आप ऐसी किसी भी सभा का हिस्सा नहीं होंगे जिसमें भड़काऊ बयानबाजी होगी। तो इन तमाम मामलों में गिरफ्तारियां हुई, लेकिन फौरन बेल भी मिल गई। बल्कि सजा की दर इन मामलों में, ये जो हेट स्पीचेस हैं, इनमें बहुत कम है। 2016 से 2020 के बीच औसतन सिर्फ 20% मामलों में सजा हुई है। तो यही सवाल है अहम कि धर्म संसदों में ऐसा क्या और क्यों हो रहा है कि अब उच्च न्यायालय ने इसमें दखल दी है। कौन जिम्मेदार है इस फैलती हुई नफरत का? तो हमारे साथ गुरदीप सिंह सपल मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव हैं, बीजेपी नेता। शांत प्रकाश जाटव, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा है। पिछला जो कई मामले हैं, ऊना हो गया, हरिद्वार हो गया, दिल्ली है, उसके बाद अब रुड़की में धर्म संसद हो रही है। ऐसा क्या हो रहा है पिछले धर्म संसदों में कि कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि जिम्मेदारी लेनी होगी, यहां पे चीफ सेक्रेटरी को जिम्मेदारी लेनी होगी, हलफनामा देने की बात है। पिछले धर्म संसदों का रिकॉर्ड ऐसा है। तो आखिर यही सवाल उठ रहा है कि धर्म संसदों का मकसद क्या रह गया है? सामाजिक सौहार्द और आपसी मतभेद ना हो, इसके लिए धर्म संसदों का आयोजन किया जाता है, ताकि आपसी व्यवहार और आपस में एक समतुल्य जीवन जो है, हम लोग अपने साथ में अलग अलग पूजा पंथ को करने वाले लोगों के साथ में व्यतीत करें। मगर पिछले कुछ समय से, जब से यूं समझ लें कि उत्तर प्रदेश, योगी जी का जो दोबारा उत्तर प्रदेश सरकार बनी है, उसके बाद थोड़ा माहौल जो है इस प्रकार तैयार हो रहा है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी मौके पर धार्मिक उन्माद पैदा करना, गलत तरीके से बयानबाजी करना, हेट स्पीचेस जिसकी आप बात कर रही हैं, इस प्रकार के ये सब चीजें देखने में आ रही हैं। माहौल खराब हो रहा है और देश में रामनवमी पर, हनुमान जयंती पर, उसी का ये जो पीछे जो सारा षड्यंत्र हुआ, उसी का प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। जाटव, इसके लिए कौन जिम्मेदार है इस फैलती नफरत का? और ये जो हेट स्पीचेस हैं, आप जो कह रहे हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की जिम्मेदारी है धर्म संसदों की, तो जैसे यति नरसिंहानंद हो गए, कालीचरण हो गए, इन्होंने जो भाषण दिए, वो क्या कर रहे हैं? क्या उससे सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ रहा है? उनकी गिरफ्तारियां होती हैं, फिर जो बेल मिलती है, फिर वो दोबारा दूसरी जगह पहुंच के वैसे ही भाषण फिर देते हैं। इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? किसी भी समूह को गलत तरीके से बोलना, उस पर जाहिर सी बात है कि जो है प्रतिक्रिया होगी, और उसी का परिणाम है कि जो पूरे देश में हम जगह जगह इस उन्माद देख रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे से कौन बोल रहा है गलत तरीके से? एक दूसरे के साथ में जाटव जी, मैं यही जो भी लोग बोल रहे हैं, कौन? हाँ, यति नरसिंहानंद? हाँ, जो भी लोग बोल रहे हैं, इसमें आपने जो अगर धर्म संसदों का या जो अलग अलग जो कार्यक्रम हुए हैं, उर्स जो हुए हैं, उनमें भी कुछ बोला गया है। इन धर्म संसदों में, इन धर्म संसदों से नफरत फैल रही है, हिंसक भाषा बोली जा रही है, ये मान रहे हैं आप? कुछ शरारती लोग हैं जो इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। धर्म संसदों का, चाहे वो किसी भी मजहब की हो, सौहार्द बनाने के लिए ही धर्म संसदों का आयोजन किया जाता है। तो सपल साहब, ये धर्म संसदों का जो आयोजन है वो सौहार्द बनाने के किया जाता है। पिछले दिनों धर्म संसदों का आयोजन किस लिए हो रहा है? क्या लगता है आपको कि कोर्ट ने आज कहा कि अब रुड़की में कल धर्म संसद हो रही है, इसके पहले चेतावनी दी है कि इसके लिए चीफ सेक्रेटरी जिम्मेदार होंगे अगर फिर से वहां पर नफरत के बोल बोले जाते हैं? तो नगमा जी, मुद्दा धर्म संसद नहीं है, मुद्दा हेट स्पीच है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो अपनी ऑब्जर्वेशन दी है वो हेट स्पीच के मद्देनजर है। उन्होंने कहा है कि गाइडलाइंस बिल्कुल मैं मान रही हूं। तो गाइडलाइंस मौजूद है, संसदों में ही दी जा रही है ना, जब ये धर्म संसद हेट स्पीच उसके बाहर भी दी जा रही है। जी बिल्कुल, पर जब रुड़की में कल धर्म संसद होगा तो उसमें कहा गया है कि उसके लिए चीफ सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल होंगे, यानी कि जिम्मेदारी के साथ धर्म संसद करें। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात क्लियर की, और ये हम सब जानते हैं कि किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है, उसके लिए गाइडलाइंस है। कि सरकारें होती किस लिए हैं? आपकी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए और जनता के जान, माल और सम्मान की रक्षा करने के लिए। और कोई भी अगर व्यक्ति लोगों की जान की सुरक्षा या उसके माल की या उसकी इज्जत
असुरक्षा पैदा करता है, तो वो हेट स्पीच में माना जाना चाहिए, माना जाता है। श्याम प्रकाश जी की बात सुनकर मुझे सुखद भी महसूस हो रहा था, लेकिन मैं उनसे ये जानना चाहता हूं कि यति नरसिंहानंद हो या कालीचरण महाराज हो या कपिल मिश्रा हो या सुरेश चौहान के हो, क्या वो उनकी इन सब की निंदा करेंगे? मैं इसके पहले, क्योंकि वो कहेंगे असदुद्दीन ओवैसी की बात ले आएंगे, किसी की ले आएंगे, हम उन सब की निंदा करते हैं, लेकिन क्या वो अपनी पार्टी से जुड़े इन लोगों की निंदा करते हैं? एक सवाल। और दूसरा सवाल ये भी है, यति नरसिंहानंद को उत्तराखंड की एसआईटी के एफआईआर पे जेल हुई थी और उसके बाद उनको बेल भी ली। उन्होंने ऊना में उस बेल का उल्लंघन किया, दोबारा से हेट स्पीच दी, तो उत्तराखंड की एसआईटी ने उनकी बेल कैंसिल करने के लिए कोर्ट में अपील क्यों नहीं की? आपकी बातों से मैं सहमत हूं श्याम प्रकाश जी, लेकिन सवाल यह है कि सरकार के तौर पे जो आपकी सरकार को करना चाहिए था, हिमाचल की सरकार को और उत्तराखंड की सरकार को, उन्होंने नहीं किया। और दूसरी बात, इनकी बातों की आप निंदा कीजिए, नाम लेकर निंदा कीजिए, ताकि देश में संदेश जाए कि बीजेपी वाकई वो मानती है जो आप कह रहे हैं। जी जी, ये बहुत बड़ा सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद लौटते हैं कि अगर ये होता है तो फिर क्या सरकारें इसके ऊपर कार्रवाई कर रही हैं? क्या इसके ऊपर, अगर ये गुनाह है तो क्या इसके ऊपर सजा हो रही है? कन्विक्शन रेट हेट स्पीचेस पे बहुत ज्यादा, यानी कि नफरती भाषण जो दिए जा रहे हैं, भड़काऊ भाषण, उनके ऊपर जो गिरफ्तारियां या जो कार्रवाई होती है, कन्विक्शन होता है, वो बहुत कम है। 2016 से 2020 में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 20% जो है इसमें कन्विक्शन है। तो क्या जब बेल पर लोग छूटते हैं उसके बावजूद वो हेट स्पीचेस देते हैं, नफरत के बोल बोलते हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? एक ब्रेक के बाद इस चर्चा पे लौटते हैं हम। तो हमारे साथ मौजूद हैं गुरदीप सिंह सप्पल और साथ साथ हमारे साथ जुड़ रहे हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव मौजूद हैं। शांत प्रकाश जाटव जी, आप जवाब देना चाहेंगे जो सवाल गुरदीप सप्पल ने उठाए थे कि आप जो बातें कह रहे हैं वो सच है, पर क्या आपकी पार्टी के जो समर्थक के लोग हैं जो दे रहे हैं इस तरह के नफरती बोल और भाषण, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हो रही है, चाहे बात हरिद्वार की हो, उत्तराखंड सरकार हो, हिमाचल सरकार हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो उन्माद पैदा करने वाले शरारती वर्ग जो है उसका हमेशा मजम्मत करती रही है। मैं अभी भाई साहब ने कहा, कांग्रेस के प्रवक्ता, वो मैं इनको ही याद दिलाना चाहूंगा कि 1984 में जो दंगे हुए थे और उसकी 1991 में जाकर के जो एफआईआर लिखी गई थी, उसकी हमने हमेशा कड़ी आलोचना की। और जब हम लोग सरकार में आए तब हम लोगों ने इनको जो है न्याय दिलाने के लिए एफआईआर करी थी। तो जहां पर भी हम लोग मदम्मत करने की आवश्यकता है, हर तरीके से मदम्मत करते हैं। किसी भी चीज को हम जो है किसी रूप में उसको स्वीकार नहीं करते। जो भी हेट स्पीचेस या किसी भी धार्मिक उन्माद को बिगाड़ने का काम करेगा, किसी भी सूरत में उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। जी, उसके बावजूद इस तरह की चीजें जरूरी हैं और जो कि कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है, और जो कोर्ट ने भी कहा है कि जो गाइडलाइंस फॉलो हो, गुरदीप सिंह सप्पल, गाइडलाइंस के मुताबिक क्या होना चाहिए जो इन संसदों में नहीं हो रहा, धर्म संसदों में, और साथ साथ जो नफरती भाषण हर जगह हो रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि कन्विक्शन रेट बहुत कम है, जिससे ये जो लोग गुनाहगार हैं वो बहुत उत्साहित रहते हैं, उनमें कोई डर नहीं है, वो बोलेंगे फिर बच जाएंगे। देखिए, पहले तो मैं शांत प्रकाश जी की बात का जवाब दूं। उन्होंने एक तो निंदा नहीं की, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे वो यति नरसिंहानंद हो या दूसरे हो। उन्होंने ये भी जवाब नहीं दिया कि उत्तराखंड की एसआईटी कोर्ट में क्यों नहीं गई बेल एप्लीकेशन के कैंसलेशन को लेके। बात को कहां लेके आए? 84 के दंगों पे। मैं जवाब दे देता हूं, उसमें भी गलत बयानी कर दी। शांत साहब, आपको ये बता दूं कि दंगों में बिफोर 91 जो आप बात कर रहे हैं, उसके पहले करीब 49 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो गया था। ऐसा नहीं है। और उस दंगों की वजह से कांग्रेस पार्टी ने सबको एक मिनट, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। मैंने आपको नहीं टोका, मैंने आपको नहीं टोका, मैंने आपको नहीं टोका। आप उसके बाद जवाब दीजिए ना। आप मेरी बात के बाद जवाब। जाटव जी, पर सुन लीजिए, जाटव जी सुन लीजिए। आपने क्योंकि नाम लेके किसी की भी कोई आलोचना नहीं की, एक बार सुन लीजिए। आपसे यही कहा जा रहा है कि जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, आप ये तो कह ही सकते हैं। आप तो सुन लीजिए उनका जवाब भी। दूसरी बात, 84 के दंगों के लिए कांग्रेस पार्टी ने संसद के अंदर और सोनिया गांधी जी ने स्वर्ण मंदिर के अंदर माफी मांगी थी।
जिस दिन आपकी पार्टी आपके शासनकाल में हुए दंगों के लिए, इसमें 2002 के दंगे भी शामिल हैं, माफी मांग लेंगे, हम आपकी बातों पर यकीन करना शुरू कर देंगे। सवाल यह है कि आपकी जो बातें हैं और जो आपकी पार्टी के पूरे कार्यकलाप हैं उनमें कोई मेल नहीं है। इसीलिए मैं चैलेंज कर रहा हूं फिर से कि मैं जिन लोगों के नाम ले रहा हूं, चाहे वो संबित पात्रा हो, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे यति नरसिंहानंद हो, चाहे कालीचरण महाराज हो, मैं बहुत सारे नाम गिना सकता हूं, केशव प्रसाद मौर्य हो, उन्होंने जो जो हेट स्पीच की है आप उसकी एक लाइन में निंदा कर दीजिए तो आपकी सब बातों पे देश को यकीन होना शुरू हो जाएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप कर दीजिए इस शो पे निंदा। जी जी, क्या आप निंदा करेंगे इसकी? देखिए जी देखिए, जो भी हेट स्पीच दे रहा है उसकी हम मजम्मत करते हैं। नहीं तो सर, सबकी आप हेट स्पीचेस कौन देने दे रहा है वालों हेट को, स्पीच? मगर नाम लिया गया कालीचरण का, नाम लिया गया यति नरसिंहानंद का। जो लोग हेट स्पीचेस दे रहे हैं वो जेलों में भी जा रहे हैं। इसका मतलब है और कि वहां आप से इस बात से अभी भी जमानतों पर परहेज छूटे कर रहे हैं, आप सिर्फ हेट हैं। स्पीच की बात करते हैं, जेलों में नहीं जा रहे हैं, वो देखिए- बेल पे छूट रहे हैं और फिर हेट स्पीच दे रहे हैं। देखिए, जो गलत बोल रहा है वो जेल भी जा रहा है और जमानत पर छूट के आ रहा है। दोबारा अगर वो जाएगा तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी, पहले वाले मैटर में भी मिलेगी, क्योंकि हम न्याय का कानून का तो पालन ये करते हैं। संदेश जाना चाहिए कि जो सरकार है, जो पार्टी है, वो भी सख्त है और कहीं लोग उससे ज्यादा उनको प्रोत्साहन तो नहीं मिल रहा है कि वो ऐसी बातें कर रहे हैं, तो क्या उनको वाहवाही मिल रही है? आखिर क्यों कर रहे हैं लोग इतना? आप भी तो हेट स्पीच कर रहे हैं। आप संबित पात्रा जी का नाम ले रहे हैं, संबित पात्रा जी ने क्या गलत बोला है? आप खुद जो है ना हेट स्पीच कर रहे हैं। धर्म के आप इस नाम पर तरीके से शस्त्र उठाने की जो बात कर रहे हैं धर्म संसदों में, क्या वो भड़काऊ भाषण नहीं है? FIR कर रहे हैं ना, आप उनके खिलाफ उसके FIR बाद वो कर रहे बेल होती है, उसके बाद वो दोबारा भाषण देते हैं जाकर। हैं। जो गलत बोल रहा है उसके खिलाफ आप FIR कराएं। कांग्रेस नहीं FIR करा रही, क्यों? कांग्रेस न केवल भड़काने का काम कर रही है, बौखलाहट पैदा कर रही है लोगों में। भड़काने का काम तो भड़काने का काम आप जैसे कहते हैं दोनों तरफ से अगर होते हैं, और इसी के लिए आप कह रहे हैं कि ये तमाम रिलीजियस प्रोसेशंस निकल रहे हैं, उनके ऊपर भी एक रिएक्शन दिख रहा है, तो क्या माहौल इतना बिगड़ गया है सपल साहब के ये प्रतिक्रियाएं हो रही हैं हर तरफ? माहौल बिगड़ा नहीं है, माहौल बिगाड़ा जा रहा है और उसकी पूरी कोशिश है, वो पूरा देश जानता है कि माहौल क्यों बिगाड़ा जा रहा है। और उसकी इसी वजह से शांत प्रकाश जी थोड़ा सा, इसी वजह से जब सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल पहले ये निर्णय दिया कि इस देश में मॉब लिंचिंग को लेके कानून बने, तो मोदी सरकार आज तक ये कानून नहीं बना रही है। और यही नहीं, राजस्थान सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, वेस्ट बंगाल सरकार और मणिपुर सरकार ने कानून बनाए हैं, वो 2-2 साल से लंबित हैं प्रेसिडेंट के पास, होम मिनिस्ट्री पर, उसको वो पारित क्यों नहीं दे रहे? ये सवाल है कि आखिर इस पे जो कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, फास्ट ट्रैक में मुकदमा चले, जल्दी कार्रवाई हो, यहाँ पर न्याय होते दिखना चाहिए, तब जाकर कहीं रुकेंगी ये नफरती भाषण, नफरती बोल जो हैं। बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे पास इस चर्चा के लिए इतना ही वक्त है। हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब जुड़ रहे हैं, नेता AIMIM के, और उनसे बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। पांच की बात में हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहती हूं कि लगातार पिछले दिनों जिस तरह की राजनीति दिखाई दी है, चाहे वो लाउडस्पीकर को लेकर हो, अजान को लेकर हो, महाराष्ट्र केंद्र बना रहा है इस राजनीति का, बुलडोजर की राजनीति दिखाई दी अलग अलग राज्यों में। अब ये महाराष्ट्र में जो एक तो टकराव दिखाई दे रहा है कि अगर अजान होती है, लाउडस्पीकर लगते हैं, तो दूसरी तरफ हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा, और इसको लेकर जो एक सियासी घमासान है, क्या कहेंगे उसके ऊपर? कहा जाता है बार बार कि अगर आप अजान देंगे लाउडस्पीकर पे तो क्यों नहीं हनुमान चालीसा पढ़ा जाए, क्यों नहीं वो उसको शोर मानेंगे हम? जो कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है, मेरा मानना यह है कि एक मंसूबाबंद तरीके से वहां पर एक कॉन्स्पिरेसी की जा रही है महाराष्ट्र के अमन को बर्बाद करने के लिए, और रमजान के मुबारक महीने में ही इस तरह की इश्यूज को उठाना, ये इनकी नीयत को साफ जाहिर करता है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी और शिवसेना सरकार में थी जब जोशी साहब मुख्यमंत्री थे, तो उस वक्त ये मसला क्यों नहीं उठाया भाई आपने? आज क्यों आप उठा रहे हैं? तो इनका एक ही मकसद है कि एक नफरत की फिजा पैदा की जाए और पूरे देश में, पूरे मुल्क में, हमारे वतन अजीज में मुसलमानों के क्या कपड़े पहनने की है वो खतरा है देश के लिए, क्या खाते हैं वो देश के लिए खतरा है, अज़ां खतरा है, हर चीज खतरे में। माने
अजीब मामला बीजेपी और संघ परिवार कर रही है। आप क्या कैसे देखते हैं इसको कि एक नवनीत राणा जाके वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाती हैं, कोई और कहता है हम कहीं और हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, राज ठाकरे कह रहे हैं अगर आपने दखल नहीं दिया हम खुद लाउडस्पीकर हटाएंगे और हम हर जगह लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, क्यों? देखिए, मेरा मानना यह है कि देश को चलना चाहिए संविधान से और रूल ऑफ लॉ सुप्रीम होना चाहिए। अगर असदुद्दीन ओवैसी ये कॉल करेगा कि दिल्ली के पूरे मुसलमान जाइए और प्रधानमंत्री के घर के सामने कुरान शरीफ लेकर कुरान करीम की सूरह यासीन की तिलावत करिए, तो फिर क्या होगा? तो आप और फिर दूसरी बात यह है कि वहां की मुंबई हाईकोर्ट ने सही कहा कि अगर आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं तो आप पर एक जिम्मेदारी आयद होती है और आप उस जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाइए। तो अगर हर कोई ये कहेगा कि मैं जैसा चाहूं करूंगा तो फिर ठीक है। वही तो हर देश के हर कोने में हो रहा है कि कोई चीफ मिनिस्टर कह रहा है घर तोड़ दो क्योंकि पत्थर फेंकने वाला था, तो फिर अनार्की हो जाएगी, फिर रूल ऑफ लॉ तो नहीं रहेगा। क्या रूल ऑफ लॉ नहीं माना जा रहा है? लाउडस्पीकर का जो मुद्दा है उसके ऊपर कानून क्या कहता है? कानून ने तो साफ बताया हुआ है कोर्ट ने कि डेसिबल लेवल क्या होना चाहिए, कितने बजे होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या लगता है ये विवाद क्यों अजान बनाम हनुमान चालीसा? ये वहां की महाराष्ट्र सरकार खुद कह रही है कि लॉ का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा है। अगर आपको लाउड स्पीकर लगाना है तो आप परमिशन लीजिए, परमिशन लेकर पुलिस से परमिशन लेकर लगाइए। मगर अगर आप कहेंगे नहीं मैं जैसा चाहे कहूंगा करूंगा तो फिर ये तो एनआरकी की तरफ जाएगी और उसमें मैं उम्मीद करता हूं कि महाराष्ट्र की सरकार सख्त कार्रवाई करेगी इन लोगों के ऊपर जो धमकी दे रहे हैं कि फला तारीख के बाद हम ऐसा करेंगे। भाई कौन है भाई, क्या तारीख, फला तारीख के बाद क्या करेंगे आप? ये तो सरकार को देखना चाहिए। जी, ये मामला तो अब वहां से अलग अलग राज्यों में पहुंच रहा है ओवैसी साहब, तो क्या इसमें क्या मतलब मंशा क्या दिख रही है? क्योंकि ये अब मध्य प्रदेश पहुंच गया, वहां पे भी इस तरह की बात सामने आ रही है, लाउडस्पीकर की एंट्री वहां भी हो गई है, क्रिकेट के ग्राउंड पे खबर आई कि भेदभाव हो रहा है। दूसरे यहाँ पर ये पूरी बुलडोजर की राजनीति जो दिखी अलग अलग राज्यों में, मध्य प्रदेश से शुरू होकर दिल्ली में पिछले दिनों आपने बल्कि वहां जाने की भी कोशिश की थी जहांगीरपुरी में, वहां पे अब तिरंगा यात्रा निकली और अमन कायम हो रहा है। पर ये एमसीडी के बुलडोजर जो अलग अलग जगह चल रहे हैं वो क्या टारगेट किसको कर रहे हैं? नहीं, ये मैं पहले भी कह चुका हूं रिकॉर्ड, आज भी कह रहा हूं आपके प्रोग्राम में कि ये मुसलमानों के कलेक्टिव पनिशमेंट बीजेपी की सरकार कर रही है और बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग कर चुकी है। इसकी मिसाल मैं आपको दो इंपॉर्टेंट मिसाल दे रहा हूं ताकि आपके सुनने वाले मेरी बात पे यकीन कर सके। उत्तर प्रदेश में मुबारकपुर में जामियातुल अशरफिया है जो 100 साल से ज्यादा पुराना मदरसा है, 50 साल से वहां पर बिल्डिंग खड़ी हुई है, योगी सरकार भी जाकर बुलडोजर से बिल्डिंग को डिमोलिश कर देती है। माने पूरे वर्ल्ड में जामियातुल अशरफिया मुबारकपुर रिनाउंड है, आप बिल्डिंग को तोड़ दिए। दूसरा, मध्य प्रदेश में डिंडोरी एक गांव है, वहां पर एक लड़का आसिफ खान, इसने एक लड़की से शादी की, दोनों अडल्ट हैं, तो वहां के डिंडोरी के कलेक्टर ने कहा कि ये आता देशद्रोही है, घर तोड़ दिया उसका आसिफ का शादी करने की बुनियाद पर। वो लड़की जबलपुर हाईकोर्ट जाती है, हाईकोर्ट उनको प्रोटेक्शन देती है। तो यकीनन ये पूरा कलेक्टिव पनिशमेंट जिसको उर्दू में कहते हैं ना इज्तिमाई सजा, मुसलमानों को बीजेपी दे रही है और नफरत की फिजा बीजेपी खड़ा रही है। आप सेंधवा में 13 घर तोड़ते मुसलमानों के विदाउट नोटिस, आप तय करेंगे क्या कोई पत्थर फेंका नहीं फेंका, फिर कोर्ट किस लिए है, जज किस लिए है, आईपीसी सीआरपीसी किस लिए है? तो ये काम आप कर रहे हैं, नफरत की फिजा बीजेपी पैदा कर रही है और मकसद एक ही है कि हमारे हिंदू भाइयों को बताया जाए कि मुसलमानों की अज़ान से खतरा है, मुसलमानों के हिजाब से खतरा है, मुसलमानों के वजूद से खतरा है इस मुल्क में। तो ये तो अफसोसनाक बात है कि जो सत्ता में है, जो इख्तिदार पर है, बजाय देश को संविधान से चलाएं, वो खुद संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कलेक्टिव सजा क्यों देगी बीजेपी मुसलमानों को? आपको क्या वजह लगती है? यहां पे तो दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी भी खामोश है, फिर मंदिर पे बुलडोजर चलाने की बात होने लगी, तोड़फोड़ की, तो आम आदमी पार्टी वहां पे कूद पड़ी है कि यहां पे नहीं होना चाहिए। तो कैसे देखते हैं आप आम आदमी पार्टी की राजनीति, और जिस कलेक्टिव सजा की आप बात कर रहे हैं वो क्यों, किस गुनाह के लिए? आपके सवाल के दो हिस्से, इसका पहला हिस्सा ये है, उसके पहले हिस्से का जवाब ये है कि अप्रैल 20 तारीख को अगर बीजेपी के अध्यक्ष दिल्ली के लेटर नहीं लिखते, जिस लेटर में उन्होंने निशानदेही की कि इन इन जगहों पर इन मुसलमानों ने पत्थर फेंक घर तोड़ो, और दूसरी बात यह है कि आप पार्टी के जो मुख्यमंत्री दिल्ली के वो तो मौन व्रत पर बैठे हैं, उनके घर पर हमला हुआ तो आसमान सर पे उठा लेंगे जी। और किसी गरीब की झोपड़ी या गरीब का कारोबार छीन लिया जाएगा और मस्जिद के सामने सो कॉल्ड एंक्रोचमेंट कहकर तोड़ दिया गया,
मंदिर के वालों का कि आप तोड़ लीजिए, खबर को तोड़ दिया गया, सामने के मंदिर को नहीं हाथ लगाते हैं। तो यकीनन ये कलेक्टिव पनिशमेंट है। सेंधवा में, खरगोन में, मैं आपको आसिफ खान की मिसाल दे, और आज हम बात करें खंबाट में, गुजरात में, आप तय करने वाले कौन है भाई? जज क्यों है, अदालत क्यों है? आप कोर्ट को जाकर प्रूफ करिए ना कि उन्होंने पत्थर फेंके तो कोर्ट सजा उनको देगा, कोर्ट तो उनके घर तोड़ने की सजा नहीं देगा ना। तो ये कलेक्टिव पनिशमेंट मुसलमानों को दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। जी, और गृह मंत्री अमित शाह ने अब 2 दिन पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात की और उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी कई राज्यों में सुगबुकाहट होने लग गई है, बल्कि कई राज्य कह रहे हैं कि वो इसे जल्द लागू करेंगे। 370 अनुच्छेद 370 को रद्द किया गया, उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड की बारी है। खास करके जो बीजेपी शासित, बीजेपी एडमिनिस्ट्रेटेड राज्य हैं, वहां पे इसकी चर्चा जोर पकड़ रही है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, भारत के संविधान में पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जिक्र किया गया है। बीजेपी पहले बतला दे यूनिफॉर्म सिविल कोड में और कॉमन सिविल कोड में फर्क क्या है। मैं चैलेंज कर रहा हूं देश के होम मिनिस्टर को कि क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये नहीं कहा गया आर्टिकल 47 में कि शराब पर पाबंदी आयद होनी चाहिए, अल्कोहल बंद होना चाहिए? क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल के आर्टिकल 38(2) में नहीं कहा गया कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए? हो रहा है क्या? क्या संविधान के आर्टिकल 39A, B, C में क्या कहा गया कि रिसोर्सेज देश के सबके पास होने चाहिए? आप वो नहीं करते। क्या संविधान के आर्टिकल 51 में नहीं कहा गया कि भाईचारगी पैदा किया जाए और साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप किया जाए? अरे भाई, आप तो इन चीजों पर देखते नहीं है। आर्टिकल 44 की रट आप लगा रहे हैं, और आर्टिकल 43 में जिसमें कहा गया था कि स्टेट शेल एंडेवर बाय सूटेबल लेजिस्लेशन, यहां तो लेजिस्लेशन की बात नहीं की गई। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करने वाले सिर्फ मुसलमानों के निशाना बनाना चाहते हैं। क्या दयाबागा और क्या स्कूल ऑफ थॉट इंप्लीमेंट होगा? क्या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट इंप्लीमेंट होगा? और क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट में जो टैक्स रिबेट दिया जा रहा है मुसलमानों को मिलेगा? वो खुद राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन। आखिरी बात, हमारे देश में नागालैंड, मिजोरम में 200 ट्राइब्स हैं, उनके कल्चर को प्रोटेक्शन की बात दी गई, क्या उसको छीन लेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि बहैसियत मुसलमान मुझे आर्टिकल 26B का मैं प्रोटेक्शन ले रहा हूं, वो फंडामेंटल राइट है। क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा? तो ये सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ मुसलमानों की शनाख्त को खत्म कर देना। तो असदुद्दीन ओवैसी, आप कह रहे हैं कि अगर ये लागू होता है तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ये हमारे मौलिक अधिकारों पर, फंडामेंटल राइट्स पर एक तरह से हमला होगा। बिल्कुल होगा। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मुझे आर्टिकल 26B का मुझे प्रोटेक्शन है, आप कैसे रूल करेंगे? आप नागालैंड, मिजोरम, मेघालय के उन लोगों को कैसा करेंगे जिनका कल्चर का प्रोटेक्शन संविधान में दिया? चलिए अमित शाह करिए। अच्छा, आखिर बात, जबकि अहम बात आपके सुनने वाले समझे कि गोवा में बीजेपी की सरकार है, वहां पर अगर मेरा हाफिजा मेमोरी सही है तो पोर्चुगीज फैमिली सक्सेसिव लॉ इंप्लीमेंट होता। और हैरत की बात देखिए, आप सुनिए, वहां पर अगर किसी हिंदू को कई साल के बाद अगर बेटा नहीं होता, दूसरी बीवी की शादी करने की इजाजत है। आप कौन सी दुनिया की बात करें? अमित शाह शराब पर पाबंदी लगाए ना, जैसा गुजरात में, चलिए नाम के लिहाज से पूरे देश में लगाइए, रिसोर्सेज डेवलप करिए, सबको दीजिए, इक्विटेबल वेल्थ क्रिएट करिए। आप वो नहीं करेंगे, आप यूसीसी की रट लगा रहे हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे जो और बातें हैं उनको लागू करें। आपके मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसके ऊपर एक तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के जरिए उसको हमला है, तो आप इसके खिलाफ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असदुद्दीन ओवैसी आपका हमसे बातचीत करने के लिए। पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ता विकास भवन की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस बैरिकेड लगाकर रोक दिया। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता वहीं बैठ गए। पुलिस के साथ उनकी हल्की झड़प हुई। बीजेपी का आरोप है कि पुलिस ने वाटर कैनन और लाठीचार्ज किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंध और सार्वजनिक व्यवस्था के बारे में गलत खबरें फैलाने वाले यूट्यूब के 16 चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। इन 16 यूट्यूब चैनलों में से 10 भारतीय हैं, जबकि 6 पाकिस्तान से संचालित हो रहे हैं। इसे लेकर हमारे सहयोगी परिमल कुमार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा से बात की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव
अपूर्व चंद्रा हमारे साथ हैं। सर, यूट्यूब पे लगातार हमने देखा कि कंटेंट को लेके आप लोग बैन कर रहे हैं। उसके पैरामीटर किस तरह के होते हैं जो बैनिंग की बात आती है, और मॉनिटरिंग अपने आप में बहुत सघन होती है? यूट्यूब के ऊपर हमने कम से कम अब जो है मेरे ख्याल से 75 से अधिक चैनल्स हमने बैन करी हैं, और उसका जो मुख्य कारण ये है कि बिल्कुल ही ऐसी झूठी खबरें फैलाते हैं, और देश की जो हमारी आज़ादी है, हम तो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 75 साल का, पर उसके हमारी आज़ादी के खिलाफ इस तरह की बातें करते हैं जो कि कोई भी देखेगा उसको ये लगेगा कि ये क्या चीज़ हो रही है। तो हम ऐसे सब कंटेंट को हम जो है हटाते हैं, और जो भी हमारे नज़र में आता है, और मैंने पहले भी कहा कि इसमें मीडिया का भी एक बहुत अहम भूमिका है। आप अपने दर्शकों के माध्यम से हमें जैसा जैसा बताएंगे कि कोई ऐसा कंटेंट है, उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। सर, मॉनिटरिंग को लेकर अगर बात करें, बहुत सारे चैनल्स हैं, उसकी मॉनिटरिंग बहुत मुश्किल होती होगी कि कौन कैसा कंटेंट। हाँ, मॉनिटरिंग तो मुश्किल है ही, इसीलिए जो है अब आप देखते होंगे कि हर महीने में हम कुछ ना कुछ जो है कार्रवाई करते हैं। जैसा जैसा हमारे पास जानकारी आती है, विद इन 2 डेज़ पर हम उस पर कार्रवाई कर देते हैं। जब भी आपके पास जानकारी जब भी हम पे जानकारी आती है तो हम विद इन 2-3 डेज़ हम उस पर कार्रवाई कर देते हैं, और हमारे को इसमें सहयोग यूट्यूब का, गूगल का, सबका हमारे को सहयोग है, क्योंकि हम जब आदेश देते हैं तो वो विद इन अ डे उसको हटा देते हैं। सर, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, इसमें क्या कोई शिकायत भी आपके पास आती है, उस पर कार्रवाई होती है, या आप लोग खुद मॉनिटरिंग के जरिए ही ये तस्दीक करते हैं? मॉनिटरिंग का प्रमुख जरिया है, पर जैसा मैंने कहा कि अगर हम पे शिकायत आए तो हम उसकी भी जांच करा सकते हैं, और इसमें आपके माध्यम से आप दर्शकों, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा देश है, 130 करोड़ का देश है, बहुत लोग देखते हैं, तो अगर कोई हमें बताएगा तो हम उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करें। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।